नमस्कार साथियों, आप लोग बेहतरीन होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग देखेंगे, जैसा हमने पहले भी देखा, हिंदी वर्णमाला की एक कक्षा कंप्लीट कर लिए हैं। आज हमारी हिंदी वर्णमाला की दूसरी कक्षा होगी। और आपने जो पहली कक्षा देखी थी, पूरी तरीके से वर्णमाला में वर्ड की परिभाषा, अक्षर की परिभाषा, वर्णमाला में कितने वर्ड आते हैं, उन सबको हमने देखा। और आज उसी से हम आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे और लिपि को लेकर के, लिपि और लिपि कैसे आई, देवनागरी लिपि क्या है, और अन्य जैसे नेपाली में कौन सी लिपि है, कोंकणी की कौन सी लिपि है, मराठी की कौन सी लिपि है, इन लिपियों के बारे में भी जान लेंगे, क्योंकि जो सवाल बनते हैं उनसे भी थोड़ा सा हम रूबरू हो लेंगे। और आज हम देखेंगे लिपि के साथ साथ स्वर की परिभाषाएं देख लेंगे, है ना। रचना के आधार पे चाहे बांटा गया हो, चाहे उत्पत्ति के आधार पे हो, चाहे मुखाकृत के आधार पे हो जाएगा। इन सब के आधार पे हम क्या करेंगे, आज स्वर को भी विभेदित कर लेंगे, बांट लेंगे। तो देखते हैं, आज सबसे पहली आज हमारी क्लास होगी इसमें, और वो किस पे होगी, लिपि पे। तो ध्यान से मेरे भाई देखना, पहली हेडिंग आप बनाएंगे लिपि। आज की पहली हेडिंग आप बना लेंगे लिपि। और यहाँ से जो टॉपिक ना, ये बेहतरीन टॉपिक है, यहाँ से कभी सवाल वाल बना नहीं, लेकिन भाई पढ़ लेना होता हमको, है ना। लिपि पहले बनाएंगे, हेडिंग लिपि। आप जानते हैं लिपि क्या है, तो याद रखना, अभी हमने कल पढ़ा था ध्वनि और अक्षर। हमने कल ही बोला था कि जो चीज हम बोल देते हैं, बोलने के बाद यदि आकाश में वो समा हो जाए या आसमान में समाहित हो जाती है, तो उसे हम अक्षर नाम दिए थे। और अगर हम उसे लिखित रूप दे देते हैं, तो उसे हम क्या बोले थे भैया, उसे हम वर्ड बोले थे। और इसी वर्ड को जो लिखने का तरीका होता है, माने वर्णों को या संकेतों को या ध्वनियों को जो प्रदर्शित करने का तरीका होता है, माध्यम होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम लिपि कहते हैं, है ना। लिखने के तरीके या माध्यम को ही हम क्या कहेंगे, लिपि कहेंगे। तो इसकी परिभाषा आप लिख पाएंगे क्या, ध्वनि चिन्हों को लिपि कहते हैं ना, ध्वनि चिन्हों को लिपि कहते हैं। एक तो बिल्कुल परिभाषा आप ये लिख सकते हैं, ध्वनि चिन्हों को, है ना मेरे भाई, ध्वनि चिन्हों को, ध्वनि चिन्हों को लिपि कहते हैं, ध्वनि चिन्हों को लिपि कहते हैं। एक और परिभाषा अगर आप लिखना चाहते हैं, ये बात आप समझ पाए ना, कि जो ध्वनियों को, जो चिन्ह, मतलब ध्वनि चिन्ह का मतलब ये निकल के आएगा कि जो भी हम बोल रहे हैं, जैसे आ बोलें, तो आ को किस सिंबल से दर्शा रखे हैं, क्या मैं इस आ को इस तरीके से दर्शाया, क्या ये आ हो सकता है, नहीं भैया, ये आ नहीं हो सकता, ये तो का है। कैसे पता चला, क्योंकि मुझे ध्वनि चिन्हों के बारे में पता है, पहले से ज्ञात है चीजें। तो इस चीज को ही कहते हैं कि मतलब ये है कि जो लिपि होती है, ध्वनि चिन्हों को लिपि कहते हैं हम, है ना। और एक चीज याद रखना, जिस रूप में वर्ड लिखे जाते हैं, है ना, जिस रूप में वर्ड लिखे जाते हैं, उसे भी हम क्या कहते हैं भैया, उसे भी हम लिपि कह देते हैं। ये भी बात याद रखेंगे। जिस, एक तो ये परिभाषा आपकी हो जाएगी, एक दूसरी लिख सकते हो, जिस रूप में, याद रखना, जिस रूप में वर्ड लिखे जाते हैं, वर्ड लिखे जाते हैं, जिस वर्ड रूप में वर्ड लिखे जाते हैं, उसे लिपि कहते हैं, उसे लिपि कहते हैं, है ना। उसे क्या कहते हैं मेरे भाई, उसे लिपि कहते हैं। तो बिल्कुल आप यहां तक बात नोट कर पाएंगे। लिपि किसे कहते हैं, तो वर्णों को लिखने का जो तरीका होता है, उसे हम क्या कहते हैं मेरे भाई, लिपि कहते हैं। एक चीज और याद रखना, अच्छा एक और अगर हम इसी में बात बोल दें, हिंदी भाषा जो है या हिंदी वर्णमाला जो है, वो किस लिपि में लिखी गई है, तो आप इसका जवाब दे पाएंगे कि जो हिंदी वर्णमाला है, वो पूरी तरीके से देवनागरी लिपि पे लिखी गई है। और देवनागरी लिपि का मतलब कहा जाए, देवनागरी, जो देवनागरी लिपि है, वो किस लिपि से निकली हुई है, तो आप याद रखना, देवनागरी लिपि ब्राह्मी लिपि से निकली हुई है। ये भी बात याद रखने वाली है, तो आप इस बात को भी लिख सकते हैं भैया, हिंदी भाषा, ये एक पॉइंट बना लेंगे आप, एक पॉइंट बनाएंगे क्या, कि हिंदी भाषा, इस बात को आप लिख सकते हैं, हिंदी भाषा, है ना, की वर्णमाला जो है, हिंदी भाषा की वर्णमाला, हिंदी भाषा की वर्णमाला, हिंदी भाषा की वर्णमाला, है ना, ध्यान देना इस चीज को। हिंदी भाषा की वर्णमाला देवनागरी लिपि में लिखी गई है, हिंदी भाषा की वर्णमाला देवनागरी लिपि में लिखी गई है, हिंदी भाषा की वर्णमाला देवनागरी लिपि में, लिपि में लिखी गई है। इस बात को आप बिल्कुल नोट कर पाएंगे।
और एक चीज और याद रखना, जो देवनागरी लिपि है ये ब्राह्मी लिपि की क्या है, ये ब्राह्मी लिपि से निकली हुई है, या बोल सकते हैं भैया ये ब्राह्मी लिपि से, है ना, लिखी। ये जो देवनागरी लिपि है इसमें लिख सकते हैं, ये जो देवनागरी लिपि है, ध्यान देना, यह किस लिपि का परिष्कृत रूप है, तो बोलेंगे भैया ये ब्राह्मी लिपि का, है ना, ये ब्राह्मी लिपि का परिष्कृत रूप है, ये ब्राह्मी लिपि का परिष्कृत रूप है। ये किस लिपि का परिष्कृत रूप हो जाएगा, तो सर ये ब्राह्मी लिपि का परिष्कृत रूप है। इसका मतलब ब्राह्मी लिपि से ही किसकी उत्पत्ति हुई, तो देवनागरी लिपि। और देवनागरी लिपि में क्या लिखा गया, हिंदी भाषा की पूरी वर्णमाला लिखी गई है, इसी के ऊपर पूरी तरीके से हमारी वर्णमाला लिखी गई है। एक चीज और ध्यान देना मेरे भाई, इसको ध्यान से देखेंगे, इस ये क्लियर हो जाएगा आपको ना। इसके बाद एक बात मुझे और बताना आप, जो जो लिपि है इस लिपि का अन्य कुछ और नाम है क्या, बोलोगे सर देवनागरी लिपि का अन्य नाम बोल के रखे हैं। देवनागरी लिपि का अन्य नाम क्या है, नागरी लिपि भी बोला जाता है। देवनागरी लिपि का अन्य नाम क्या हो जाएगा, देवनागरी लिपि का अन्य नाम नागरी लिपि भी होता है। तो इसका हम लिख सकते हैं, इसका अन्य नाम, इसका मेरे भाई अन्य नाम क्या हो जाएगा, तो इसका जो अन्य नाम है वो क्या है, बोलोगे सर इसका अन्य नाम नागरी लिपि है। इसका अन्य नाम क्या हो जाएगा, इसका अन्य नाम नागरी लिपि है। ठीक है, एक और बात अगर आप नोट करना चाहते हैं, जो देवनागरी लिपि है किस रूप में लिखी जाती है, तो इस बात को भी नोट कर सकते हैं कि देवनागरी लिपि है ना, देवनागरी लिपि किस तरफ से किस तरफ लिखी जाए, बाएं से दाएं कि दाएं से बाएं, इस बात को आप बताएंगे। तो बोलेंगे भैया जो देवनागरी लिपि है वो किस तरफ से किस तरफ लिखी जाए, तो बाएं से दाएं की तरफ लिखी जाती है, ये बाएं से दाएं की तरफ लिखी जाती है। तो यहाँ पे लिखेंगे देवनागरी लिपि कहाँ से कहाँ तक लिखी जाती है, तो बोलोगे भैया बाएं से दाएं लिखी जाती है, बाएं से दाएं लिखी जाती है, बाएं से दाएं लिखी जाती है। ठीक है, इसी तरीके से एक बात और याद रखेंगे, क्या याद रखना है कि जो नागरी लिपि वो किस तरफ से किस तरफ लिखी जाएगी, तो ये भी याद रखेंगे जो नागरी लिपि वो भी बाएं से दाएं लिखी जाती है। इसी वजह से देवनागरी लिपि का नाम नागरी लिपि अन्य रखा गया है ना। नागरी लिपि ये किधर से किधर लिखी जाएगी, तो ये भी आप रखेंगे याद कि जो नागरी लिपि है ये भी बाएं से दाएं तरफ लिखी जाती है। तो लिख पाएंगे आप, ये भी कहां से कहां तक, ये भी बाएं से दाएं की तरफ लिखी जाती है, दाएं लिखी जाती है ना। यहां तक क्लियर हो जाएगा ना, बाएं से दाएं लिखी जाती है। इस बात को बिल्कुल देख पाएंगे कि भैया जो लिपि होती है, लिपि क्या होता है, लिखने का तरीका, है ना, लिपि क्या होता है, लिखने का तरीका लिपि कहलाता है। तो लिपि में देखो क्या हो जाएगा, ध्वनि चिन्हों को लिपि कहते हैं, कि जो ध्वनियों को प्रदर्शित किया जाता है, जिन ध्वनि चिन्हों के द्वारा हम, है ना, जिन जो ध्वनि चिन्हों को जिन माध्यम से प्रदर्शित करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे लिपि कहते हैं। दूसरी बात क्या रखिए कि जिस रूप में वर्ण लिखे जाए, अब वर्णों को लिखने के अलग अलग तरीके हैं, तो भैया जिस वर्ण को जो रूप देते हैं वर्णों को, हम उस वर्णों के जो रूप दिए जाते हैं उसी वर्णों को हम क्या कहते हैं, है ना, रूप जो दिया जाता है उस रूप को ही हम लिपि कह देते हैं। और दूसरी कहानी क्या कि हिंदी वर्णमाला जो पूरी तरीके से लिखी गई है उस किस में लिखी गई, बोलोगे सर हिंदी वर्णमाला पूरी तरीके से देवनागरी लिपि में लिखी गई है। ये भी बात याद रखना है, जो देवनागरी लिपि वो किस लिपि से उत्पत्ति हुई या परिष्कृत हुई है, तो बोलोगे सर जो देवनागरी लिपि है वो ब्राह्मी लिपि से क्या परिष्कृत हुई है ना। और इसी देवनागरी लिपि का अन्य नाम क्या हो जाएगा, बोलोगे सर इसी देवनागरी लिपि को अन्य या दूसरा नाम इसी को हम नागरी लिपि भी कह देते हैं। और साथ ही साथ अगर हम आपसे पूछेंगे कि देवनागरी लिपि किस साइड से किस साइड लिखी जाती है, तो बोलोगे जो देवनागरी लिपि होती है ये बाएं से दाएं की तरफ लिखी जाती है, और जो नागरी लिपि ये भी बाएं से दाएं की तरफ लिखी जाती है। तो इतनी बात आप बिल्कुल देख पाए होंगे, ये भी चीज समझ में आई होगी। तो आप एक बार चीजों को क्या करेंगे मेरे भाई, इसको नोट डाउन करते चलेंगे, है ना, साथ साथ कॉपी और अपना पेन लेकर के साथ साथ नोट करते चलेंगे। तो ठीक है, ये चीज समझ में आई होगी आपको, एक बार इसको नोट करेंगे, है ना। इसके बाद हम थोड़ा सा और इसको आगे बढ़ाते हैं, एक नया पेज ऐड करते हैं, थोड़ा सा दो और बात लिखते हैं कि जैसे केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने 1983 में एक पुस्तक जारी की ना, वो चीज लिख देते हैं, एक नोट पॉइंट बना के लिख लेंगे आप मेरे भाई, इस चीज को नोट पॉइंट बना के लिखेंगे, है ना। ये नोट पॉइंट क्या बनाएंगे, है ना, इसमें लिखेंगे कि जो केंद्रीय हिंदी
निदेशालय है ना, केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने देवनागरी लिपि, इस बात को लिखेंगे केंद्रीय हिंदी निदेशालय है ना, केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने देवनागरी लिपि व हिंदी, ये लिख पाएंगे आप, देवनागरी लिपि और है ना, क्या होगा कि केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने देवनागरी लिपि है ना, देवनागरी लिपि तथा हिंदी वर्तनी मानकीकृत और हिंदी है ना, हिंदी क्या हो जाएगा भैया, हिंदी का क्या करेंगे, वर्तनी मानकीकरण है ना, कि जो देवनागरी लिपि है और हिंदी वर्तनी मानकीकरण, वर्तनी मानकीकरण अगर हम आपसे पूछेंगे कब जारी किया, तो बोलेंगे जब आप क्या मानकीकरण नामक पुस्तक बनाए थे है ना, नामक ग्रंथ मानकीकरण पुस्तक, मानकीकरण पुस्तक का या मानकीकरण नामक पुस्तक 1983 में प्रकाशित किए, मानकीकरण पुस्तक 1983 में प्रकाशित किए। इस चीज को याद रख पाएंगे कि जो हिंदी निदेशालय है ना, जो केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने क्या किया है, देवनागरी लिपि और हिंदी वर्तनी मानकीकरण माने जो शुद्ध लिखा जाता है, इसकी पुस्तक कब जारी किए, तो 1983 में जारी किए। कब जारी हो जाएगा भैया, 1983 में जारी किए। एक और बात लिखेंगे इसमें, केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना कब की गई थी, तो लिख पाएंगे केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना है ना, केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना, केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना, केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना, तो आप बिल्कुल बोल पाएंगे भैया केंद्रीय हिंदी निदेशालय की जो स्थापना की गई कब की गई है, तो लिखेंगे भैया केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना 1960 में हुआ है ना। किस आर्टिकल के तहत हुआ, अगर आर्टिकल लिखें तो अनुच्छेद 351, ये बात लिख पाएंगे आप, अनुच्छेद 351 के तहत है ना, अनुच्छेद 351 के तहत 1960 में हुआ था, इस बात को आप लिख पाएंगे। अनुच्छेद आर्टिकल 360 के तहत इस बात को लिखेंगे। अच्छा सॉरी, ये अनुच्छेद 351 वो आपातकाल में चले जाएंगे। अनुच्छेद 351 के तहत, सॉरी भैया माफ करना, अनुच्छेद 351 के तहत है ना 1960 में हुआ। इस बात को बिल्कुल आप याद रखेंगे कि जो केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना कब हुई थी, तो बोलोगे अनुच्छेद 351 के तहत 1960 में हुआ है ना, इसकी स्थापना कोई हुई तो बोलोगे अनुच्छेद 351 के तहत 1960 में हुआ। और ये मानकीकरण कब माना गया था, इस पुस्तक कब जारी की गई, तो बोलोगे भैया हिंदी निदेशालय ने देवनागरी लिपि और हिंदी वर्तनी मानकीकरण की जो पुस्तक है 1983 में प्रकाशित किया। ये बिल्कुल आप एक नोट पॉइंट बना के इस चीज को नोट कर लेंगे है ना। ये सवाल तो पूछ सकते हैं कि भैया केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना कब की गई थी, तो बोलोगे 1960 में की गई थी। किस आर्टिकल के तहत की गई थी, तो आर्टिकल 351 के तहत की गई थी। यहां तक बात बिल्कुल क्लियर होगी, यहां तक बात क्लियर है। थोड़ी सी 2-3 बात लिख लेता हूं है ना, लिपियों के बारे में लिखते हो। जैसे हिंदी की लिपि क्या होगी, तो बोलोगे सर हिंदी की लिपि देवनागरी होगी। वैसे एक तरफ से आप लिखेंगे, ध्यान से देखना, एक तरफ लिखेंगे भाषा और दूसरी तरफ लिखेंगे लिपि। एक तरफ लिखते हैं भाषा और दूसरी तरफ लिख लेते हैं हम लिपि। दूसरी तरफ हम क्या लिख लेते हैं, लिपि। अगर हम आपसे पूछेंगे तो इसका सब जवाब देंगे मेरे भाई, कि अगर हम आपसे पूछे, ध्यान से देखना, कि हिंदी है ना, हिंदी संस्कृत, याद रखेंगे हिंदी की लिपि कौन सी है। ऐसे अगर हम आप पूछे संस्कृत की लिपि कौन सी है ना, ऐसे आपसे पूछा जाए नेपाली भाषा होती ना, उस नेपाली भाषा की लिपि कौन सी है। ऐसे आपसे पूछा जाए डोंगरी है ना। ऐसे हम पूछ लें बोडो हो जाएगी। देख पा रहे हो ना कि हिंदी की कौन सी लिपि है, संस्कृत की कौन सी लिपि है,
नेपाली की कौन सी लिपि है, डोंगरी की कौन सी लिपि है, बोडो की कौन सी लिपि है, और भी अगर आप लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे लिख सकते हो, मराठी लिख लो, कोंकणी लिख लो। ध्यान से देखना, मराठी में लिख देता हूं, मराठी, और एक और मैं लिख देता हूं कोंकणी, कोंकणी। इनकी कौन कौन सी लिपियां, तो सबकी लिपियां एक ही हैं। इन सबकी माने हिंदी, संस्कृत, नेपाली, डोंगरी, बोडो, मराठी और कोंकणी, इन सबकी एक ही लिपि है। वो कौन सी लिपि है, तो मेरे भाई याद रखना, इन सबकी एक लिपि है और उस लिपि का नाम है देवनागरी लिपि। उन सभी लिपि का नाम क्या हो जाएगा, तो बोलोगे सर इन सभी लिपियों का नाम देवनागरी लिपि, या आपसे मैं कहूं भैया देवनागरी लिपि ना लिखो तो क्या लिख सकते हो आप, बोलोगे भैया इसको मैं लिख सकता हूं नागरी लिपि। या तो आप बोल सकते हो देवनागरी लिपि है, या तो क्या बोल सकते हो ये नागरी लिपि है। तो हिंदी, संस्कृत, नेपाली, डोंगरी, बोडो है ना, बोडो और कौन, मराठी और कोंकणी, इन भाषाओं की लिपियां कौन सी है, तो देवनागरी। अगर काउंटिंग करना चाहें तो ये काउंट कर सकते हैं आप, देखना ध्यान से, ये 3, 4, 5, 6 और 7, ये लिपि हो गई। अगर मैं यहीं आपसे बात करता हूं मराठी, देखो ध्यान से, मैथिली भाषा सुने होंगे ना आप मैथिली भाषा के बारे में जानते होंगे। जो भैया मैथिली भाषा वो किस में लिखी गई है, अब ध्यान से देखना, जो ये मैथिली भाषा है, इस मैथिली भाषा को किस लिपि में लिखी गई है, तो आपको पता होगा मैथिली भाषा में विद्यापति ने पदावली की रचना की है, और ये तिरहुत के राजा है ना के दरबार में रहते थे। तो याद रखना, एक तो बात तिरहुत राजा की वजह से इनके बाद में हम लिख पाएंगे, एक तो तिरहुत भाषा है, एक कौन सी, सॉरी एक तिरहुत लिपि हो जाएगी, और दूसरी लिपि कौन सी हो जाएगी, देवनागरी लिपि। जो मैथिली भाषा, याद रखना इस बात को कि देवनागरी प्लस तिरहुत लिपि है ना, देवनागरी प्लस तिरहुत, क्या लिख पाएंगे, तिरहुत है ना। इस लिपि में कौन सी भाषा लिखी गई, बोलोगे भैया ये देखो देवनागरी प्लस तिरहुत लिपि में कौन सी भाषा लिखी गई है, कौन सी भाषा लिखी गई, बोलोगे भैया मैथिली भाषा लिखी गई है। अगर मैं यहीं से आपसे पूछूंगा गुजराती भाषा, सॉरी गुजराती जो भाषा वो किस लिपि में लिखी गई है, तो बिल्कुल याद होना चाहिए जो गुजराती भाषा वो किस लिपि में मेरे भाई, वो किस लिपि में, तो मैक्सिमम अब जितने वर्ड मिलते हैं ना सबके सब उसी लिपि में है। गुजराती किस लिपि में है, गुजराती लिपि में ही मानी जाएगी। गुजराती किस लिपि में मेरे भाई, तो गुजराती लिपि में है। पंजाबी का बताएंगे, पंजाबी, ये याद रखना पंजाबी किस लिपि में लिखी गई है ना, पंजाबी किस लिपि में लिखी गई है, तो आपका जवाब होना चाहिए जो सर पंजाबी लिपि है उसकी क्या हो जाएगी, गुरुमुखी, क्या होती है, तो पंजाबी की लिपि लिख लेंगे, पाएंगे आप क्या, गुरुमुखी लिपि हो जाएगी। तो बिल्कुल क्लियर हो पा रही बात ना आपको, एक बार बताना भैया बात एकदम बिल्कुल आपको क्लियर है कि पंजाबी किस लिपि में लिखी गई, पंजाबी जो है वो गुरुमुखी लिपि में लिखी गई है। अब ध्यान से मेरी एक और बात बताना, उर्दू, अगर मैं आपसे पूछूं उर्दू किस लिपि में लिखा गया है, उर्दू की बात करूंगा कि उर्दू जो वो किस लिपि में लिखा गया है, तो जवाब निकल के आएगा सर उर्दू तो एक तो अरबी में और किस में, अरबी और फारसी में। तो याद रखना किस में सर जो उर्दू है वो तो लिखा गया अरबी और किस में, अरबी और फारसी में है ना। इन दोनों भाषाओं को मिला के नहीं भैया, अरबी और फारसी दोनों में मिलता उर्दू है ना। एक और भाषा लिख लेंगे, एक और भाषा लिखेंगे मणिपुरी, लास्ट भाषा होगी आपकी। मणिपुरी किस में भैया, मणिपुरी बताएं, मणिपुरी मैतेई में है ना, मणिपुरी किस में, मैतेई में। इस बात को आप लिख पाएंगे, मणिपुरी किस लिपि में लिखी गई है, तो बोलोगे सर मणिपुरी जो है वो मैतेई है ना, मैतेई में। ये आपकी कुछ लिपियां हो जाएंगी, अब बिल्कुल याद कर पाएंगे इन लिपियों को। ये आपकी लिपियां हो जाएंगी मेरे भाई 8, ये 9वीं लिपि 10 भाषा है ना, ये 11वीं भाषा और ये 12वीं भाषा। कुल भाषाएं कितनी भैया, 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है, लेकिन आप इतनी ही लिपियों को याद रखेंगे। और अगर कोई भाषा आपको मिलती हो तो बिल्कुल उससे जुड़ी हुई उसकी लिपि, जैसे गुजराती भाषा की लिपि क्या है, गुजराती है, वैसे अन्य जो बची हुई भाषाएं हैं उनकी लिपियां क्या हो जाएंगी, बिल्कुल उनके नाम से ही मिली जुली उनकी लिपियां हैं। तो बिल्कुल इस बात को आप नोट कर पाएंगे, हिंदी, संस्कृत, नेपाली है ना, डोंगरी, बोडो, मराठी और कौन सी, कोंकणी, इनकी सबकी लिपियां कौन सी, देवनागरी लिपि है। जबकि मैथिली की कौन सी, देवनागरी और तिरहुत लिपि दोनों है। गुजराती की मैं बात करूंगा तो गुजराती में मेरे भाई गुजराती ही लिपि है, और पंजाबी में गुरुमुखी या लहदा भी बोलते हैं यहाँ पे। उर्दू, अरबी और फारसी है,
और मणिपुरी में क्या है, मैतेई हो जाएगी। बाकी जो भाषाएं आपकी बच रही हैं उन भाषाओं का नाम, जैसे गुजराती भाषा का गुजराती लिपि है, तो वैसे अन्य जो भाषाएं बच रही हैं उन भाषाओं की लिपि वो सेम भाषा का रूप होगा, है ना, सेम भाषा का नाम हो जाता है। तो यहां तक आपको पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। अब मैं एक नई टॉपिक स्टार्ट करूंगा, वर्ड, है ना। वर्ड तो हमने कल पढ़ा था, वर्ड के भेद आज पढ़ लेते हैं। एक नई टॉपिक बनाएंगे, वर्ड के भेद। अगर हम आपसे बोलेंगे भैया वर्ड के भेद कौन कौन से, तो बोलोगे सर वर्ड के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से हैं बताओ अब, वर्ड के 3 कौन से? भैया एक वर्ड का भेद होता है स्वर, एक होता है व्यंजन और एक होता है आयोगवा, है ना। अगर उस तरह से मूल रूप से पूछे तो 2 ही बोलेंगे आप, एक क्या बोलेंगे, स्वर बोलेंगे, एक व्यंजन बोलेंगे। अगर और भी बारीकी से देखेंगे तो बोलोगे सर 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? बोलोगे एक स्वर होता है, एक व्यंजन होता है और एक आयोगवा होता है। तो अब हेडिंग बनाएंगे स्वर के भेद। क्या बनाएंगे हेडिंग? स्वर के भेद। ऐसा लिख सकते हो, स्वरों के भेद, स्वरों के भेद। तो आप बोलोगे भैया स्वरों के कितने भेद हैं? तो याद रखना स्वरों के जो भेद हैं वो स्वरों के भेदों की संख्या वो 3 है। वो 3 स्वर कौन कौन से हो सकते हैं? तो इसमें जवाब निकलेगा मेरे भाई, जो तीनों स्वर हैं उसमें से देखो, सॉरी गलत हमने लिखा, यहाँ पे वर्णों के भेद लिखना था, थोड़ा सा ये गलत हुआ। यहाँ पे क्या बनाएंगे? वर्णों के भेद। यहाँ पे क्या हो जाएगा? वर्णों के भेद। और वर्णों के भेद में पहला भेद कौन सा है? तो पहला भेद हो जाएगा देखो स्वर। पहला भेद कौन सा? पहला भेद स्वर है। दूसरा भेद कौन सा है? तो बोलोगे सर दूसरा जो भेद है, देखना ध्यान से, दूसरा जो हो जाएगा वो व्यंजन है। वो कौन सा है? व्यंजन है। और तीसरे भेद की अगर मैं बात आपसे करूंगा तो बोलोगे सर कौन सा है? तो बोलोगे भैया तीसरा व्यंजन जो है, देखो तीसरा जो भेद है वो आयोगवा है। ये पहला स्वर, दूसरा व्यंजन और तीसरा क्या हो जाएगा? आयोगवा हो जाएगा। तीसरा कौन सा मेरे भाई? तीसरा आयोगवा हो जाएगा। अब ध्यान से एक बात और सुनना, अगर मैं आपसे पूछूं भैया ये तो इस तरीके से, अगर मैं पूछूं मुख्य रूप से वर्णों के कितने भेद हैं, यहां मैं लिख सकता हूं कि मुख्य रूप से, मुख्य रूप से, मुख्य रूप से वर्णों के, मुख्य रूप से वर्णों के, वर्णों के 2 भेद होते हैं। 2 भेद होते हैं। मुख्य रूप से वर्णों के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। और वो दोनों भेद कौन कौन से हैं? तो सर मुख्य रूप से जो 2 भेद हैं उसमें से एक भेद कौन सा होता है? एक तो भेद स्वर हो जाता है। मुख्य रूप से 2 भेद होते हैं, एक भेद स्वर है और एक भेद क्या हो जाएगा? तो बोलोगे मेरे भाई एक भेद व्यंजन हो जाएगा, है ना। एक भेद क्या होगा? एक भेद स्वर हो जाएगा और एक भेद कौन सा हो जाएगा? व्यंजन हो जाएगा। ये मुख्य रूप से 2 भेद माने जाते हैं। अगर हम देखेंगे सामान्यता तो कितने भेद आएंगे? मिलेंगे आपको 3। एक स्वर मिलता है, एक व्यंजन मिलता है, एक कौन सा मिल जाए? आयोगवा मिलता है। अब ध्यान से एक बात ध्यान देना, अब मैं एक एक पॉइंट के बारे में यहाँ से पढ़ूंगा, स्वर किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं, ठीक है। पहले स्वरों के बारे में पूरी तरीके से हम डिटेल कर लेंगे, उसके बाद तब जाके व्यंजन को स्टार्ट करेंगे। अब एक अगली हेडिंग आप बनाएंगे, यहाँ पे एक अगली हेडिंग आप बनाएंगे स्वर, है ना मेरे भाई। यहाँ पे एक हेडिंग आप बनाएंगे स्वर, ठीक है। यहाँ पे एक हेडिंग बनाएंगे स्वर, वॉवेल जिसे को हम इंग्लिश में बोलते हैं ना, स्वर। स्वर किसे कहते हैं? तो बिल्कुल आप जानते होंगे, अभी तक बहुत बार आपने सुना होगा भैया वे वर्ड होते हैं, वे वर्ड जिनके उच्चारण करने में मुझे, है ना, वे वर्ड जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ड की सहायता ना लेनी पड़े, है ना। स्वर वर्ड किसे कहते हैं भैया? स्वर वर्ड वे वर्ड होते हैं जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ड की सहायता हमें नहीं लेनी पड़ती है, उसे हम स्वर वर्ड कहते हैं। या बोलते हैं ना स्वर वर्ड स्वतंत्र रूप से होते हैं, है ना। ये स्वर वर्ड जो होते हैं वो स्वतंत्र रूप से होते हैं या स्वतंत्र होते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे आप नोट कर पाएंगे कि ये जो स्वर होते हैं, यहाँ लिखते हैं वे वर्ड जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ड की सहायता ना ली जाए। वे वर्ड, है ना, वे वर्ड जिनके उच्चारण में, है ना, वे वर्ड जिनके उच्चारण में, जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ड की, जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ड की, किसी अन्य वर्ड की, है ना, किसी अन्य वर्ड की सहायता ना ली जाए, किसी अन्य वर्ड की सहायता ना ली जाए, है ना, किसी अन्य वर्ड की सहायता ना ली जाए, उसे स्वर वर्ड कहते हैं। ना ली जाए उसे स्वर वर्ड कहते
स्वर वर्ण कहते हैं। या फिर एक पॉइंट आप लिख सकते हैं, जो स्वर वो होते हैं वो स्वतंत्र रूप में होते हैं। यहां पे और भी एक पॉइंट लिखना चाहो तो लिख सकते हो, स्वर वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, ऐसा लिख सकते हो। स्वर वर्ण का उच्चारण, ऐसा लिख दो एक पॉइंट, का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। स्वर वर्ण का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। अगर और भी तो आप लिखना भी चाहते हैं, स्वर स्वतंत्र होते हैं, ऐसा कुछ लिख सकते हो आप। स्वर स्वतंत्र होते हैं। स्वर कैसे भी है, स्वतंत्र होते हैं। स्वतंत्र मतलब आजाद होते हैं, है ना, आजाद होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। ये कुछ पॉइंट्स आपके पास हो जाएंगे। किसके भैया, ये हो जाएंगे स्वरों के पॉइंट्स। स्वर कैसे होते हैं भैया, ये किसी अन्य वर्ड की सहायता नहीं लेंगे बोलने में, मतलब ये स्वतंत्र रूप से अकेले बोले जाते हैं, किसी का सहयोग नहीं होगा इनमें। और इसमें कहा ना, इसका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, वही बात दोबारा हमने लिखी है ना। और स्वर स्वतंत्र होते हैं, यही वो भी बात है, बस केवल थोड़ा सा घुमा फिरा के है। तो ठीक है, अगर आप इसके एग्जाम्पल्स लिखना चाहते हो मेरे भाई, इसके जो एग्जाम्पल्स हो जाएंगे तो बोलोगे सर जो स्वरों के एग्जाम्पल्स होते हैं, जैसे हम आ लिख देते हैं, है ना, ऐसे हम ई लिख देते हैं, ऐसे हम ऊ लिख देते हैं, ऐसे और भी ऐसे हम वर्ड लिख सकते हैं जो बिल्कुल किसी अन्य वर्ड की सहायता नहीं लेते हैं और बोले जाते हैं। इन इन वर्डों को हम कौन सा वर्ड बोलेंगे भैया, स्वर वर्ड बोलते हैं। इन्हीं वर्डों को हम स्वर वर्ड बोलते हैं। यहां तक आपको बातें पूरी तरीके से हमारी समझ में आई होंगी आपको, है ना। तो ठीक है, अगर यहां तक आपको बात समझ में आई तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं भैया, स्वर को कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ते हैं। अगर हम आपसे पूछे हिंदी वर्ड माला में स्वरों की संख्या कितनी पाई जाती है, तो आप बोलेंगे भाई अगर पिछली क्लास नहीं देखें तो आप एक बार जाके पिछली क्लास देखेंगे, वहां पे इसके बारे में पूरा का पूरा हमने डिटेल बताया। अब आज इसको और भी डिटेल किया जा रहा है। पीछे बिल्कुल जो क्लास देखेंगे तो आपको मजा आएगा करके, है ना, तब ये वाली क्लास आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगी मेरे भाई। जो अब देखते हैं यहाँ पे, ध्यान से देखना, ये चीज देखेंगे, बिल्कुल एक पॉइंट बना के लिखेंगे, है ना। हिंदी वर्णमाला में आप इस पॉइंट को लिख पाएंगे, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है, बताना मेरे भाई। तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की जो संख्या होती है वो 11 होती है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, 11 होती है। वो 11 कौन कौन से हैं, इनके बारे में देख लेते हैं। वो 11 कौन कौन से, बोलोगे सर ये इसमें 11 जो ये देखो है, एक तो आ है, एक देखो यहाँ पे बड़ा आ हो जाता है, ऐसे एक तो ई है, एक बड़ी ई हो जाएगी, और एक छोटा ऊ, इस तरीके से एक बड़ा ऊ हो जाता है। ठीक है, ऐसे हम बढ़ेंगे, री हो जाएगा मेरे भाई, और यहाँ पे देखो ए हो जाएगा, यहाँ पे ए हो जाएगा, और एक ये देखो ओ हो जाएगा, और यहाँ पे एक और बनाते कौन सा, ओ हो जाएगा। एक बार आप काउंट करेंगे तो कितना हुआ देखो एक बार, क्या 12 तो नहीं हो गया क्या, ध्यान से देखना मेरे भाई। सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये किसके वर्णमाला के हैं भैया, हिंदी वर्णमाला की है। अगर हम संस्कृत वर्णमाला में पूछें, एक और पॉइंट याद रखना, अगर मैं यहाँ पे संस्कृत वर्णमाला के पूछ लूं, यहाँ पे संस्कृत लिख पाएंगे आप, संस्कृत वर्णमाला के, या ऐसे लिखो संस्कृत वर्णमाला में, है ना, संस्कृत वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या, स्वरों की कुल संख्या कितनी है, तो बोलो भैया स्वरों की जो कुल संख्या वो कितनी हो जाएगी, 13 हो जाएगी। स्वरों की कुल कितनी संख्या हो जाएगी मेरे भाई, तो मेरे भाई यहाँ पे याद रखना, संस्कृत में कुल स्वर कितने हो जाते हैं, 13 हो जाते हैं। और ध्यान देना स्वर कौन कौन से बढ़ रहे हैं, तो बोलोगे मेरे भाई ध्यान देना, ये 11 स्वर जो यहाँ पे हैं, सेम 11 स्वर वहां भी होंगे। जो ये 11 स्वर आपको दिख रहे हैं ये यहाँ भी होंगे। जैसे अगर हम लिखें ये आ, है ना, ये देखो आ, ये वाला, इसी तरह से ये ई, और ये हो जाएगी बड़ी ई, ये ऊ है,
ये बड़ा ऊ है, ध्यान से देखना, ये ऊ हो जाएगा और ये बड़ा ऊ हो जाएगा। इसी तरह से री देखो, ये देख रहे हो ना री, और यहाँ पे देखो ये ऐसे करके ऐसे, ये बड़ी री बोल देते हैं हम, है ना, ये कौन सी री, बड़ी री हो जाएगी। ठीक है, आगे हम देखते हैं ऐसे, देखो एक और वर्ड लिखते हैं री, एक और वर्ड लिखते हैं कौन सी, री, है ना। अब फिर आगे जो ये बचा हुआ सेंटेंस उसको लिख दो, ए फिर ओ हो जाएगा और ये मेरे भाई औ हो जाएगा। तो आप बिल्कुल देख पा रहे होंगे कि भैया जो संस्कृत के वर्ड है उसमें बस दो ही वर्ड देखो बढ़ रही है, एक तो बड़ी री बढ़ रहा है और एक कौन सा बढ़ रहा है, री बढ़ रहा है। अगर री और बड़ी री निकाल देते हैं तो क्या बचता है, बोलोगे सर ये तो हिंदी वर्णमाला के वर्ड हो जाएंगे, स्वर हो जाएंगे। और अगर हमने इसी दोनों को जोड़ दिया तो ये संस्कृत में रूप बदल देते हैं। तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 होती है, जबकि संस्कृत वर्णमाला में वर्णों की जो या स्वरों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है मेरे भाई, उसमें 13 होती है। एक चीज और लिखना, एक ध्यान देना, अगर हम आपसे बोले, ध्यान से सुनो, एक नोट बनाना, एक नोट पॉइंट यहां बना के लिख सकते हैं आप, क्या लिखेंगे मेरे भाई, इस बात को बिल्कुल देखेंगे आप, यहां पे देखेंगे एक नोट पॉइंट बनाएंगे आप, बिल्कुल एक नोट पॉइंट बनाएंगे और इस नोट पॉइंट में लिखेंगे आप, अगर हम लिखें भैया हिंदी में शुद्ध स्वरों की संख्या कितनी है, हिंदी में शुद्ध स्वरों की संख्या कितनी है, तो लोग हिंदी वर्णमाला में जो शुद्ध स्वरों की संख्या वो 10 है ना। तो यहाँ पे आप बिल्कुल लिख पाएंगे हिंदी वर्णमाला में शुद्ध स्वरों की संख्या, यहाँ पे लिख सकते हैं आप हिंदी वर्णमाला में, हिंदी वर्णमाला में, हिंदी वर्णमाला में शुद्ध स्वरों की संख्या, शुद्ध स्वरों की संख्या, शुद्ध स्वरों की संख्या, यदि आपसे कोई पूछता है तो उसका जवाब क्या निकल गया भैया, उसका जवाब निकल के आएगा फिर 10। अब ये 10 कौन है, उनको भी अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ये 10 कौन हो जाएंगे, बोलेंगे भाई मेरे, ये आ है ना, ये 10 हो जाएंगे। ये देखो बड़ा वाला आ हो जाएगा, ये ई है, ये बड़ी ई है, छोटा ऊ हो जाएगा, ये बड़ा ऊ हो जाएगा। यहाँ देखो री हटा देंगे यहाँ पे ए, और ये ए, ये देखो ओ और ये औ, है ना। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, अगर हम बोले यहां पे री अगर हटाते तो बोलते हैं ये शुद्ध वर्ड है या शुद्ध स्वर है। अच्छा री को क्यों हटाते हैं, तो इस पे एक टिप्पणी लिख लेंगे, एक पॉइंट लिख लेंगे, री को क्यों हम हटा रहे हैं, री को हमने क्यों हटाया। तो याद रखना भैया, जब री का उच्चारण किया जाता है तो री का उच्चारण करते समय हमारी जो है ना, जो हमारी जीवा है वो किसको टच करती है, तो बोलोगे सर जब री का उच्चारण करते हैं तो जो हमारी जीवा है, जो हमारी जीभ है वो किसको टच करती है, तो मूर्धा को टच करती है, जिसकी वजह से री री रा के रा आवाज निकलता ना, री रा का साउंड निकलता है, जिसकी वजह से स्वरों में हम नहीं काउंट करते, शुद्ध स्वरों में नहीं काउंट करते, स्वरों में तो काउंट करते हैं लेकिन शुद्ध स्वरों में नहीं काउंट करते। आप यहाँ पे लिख सकते हैं री का उच्चारण करते समय, यहाँ पे लिख सकते हैं मेरे भाई क्या, कि री का उच्चारण करते समय, री का उच्चारण करते समय, है ना, री का उच्चारण करते समय, है ना, हमारी जिह्वा, या ऐसा लिख लो, री का उच्चारण करते समय जिह्वा मूर्धा को स्पर्श करती है, जिह्वा मूर्धा को स्पर्श करती है, जिह्वा मूर्धा को स्पर्श करती है। जीवा किसको स्पर्श करती है मेरे भाई, जीवा मूर्धा को स्पर्श करती है, इसलिए शुद्ध वर्ड नहीं माना जाता, इसलिए शुद्ध वर्ड नहीं माना जाता, नहीं माना जाता, शुद्ध वर्ड नहीं माना जाता है। ये क्लियर हो जाएगा आपको, यहां तक बात बिल्कुल आप समझ पाए होंगे, बढ़िया एकदम पूरा एक एक पॉइंट अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। तो ध्यान से देखना मेरे भाई, इस चीज को बिल्कुल आप समझ पाए होंगे। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी, 11, वो 11 कौन से देख पाए आप। संस्कृत वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी, 13, कौन दो वर्ण है सर, बड़ी वाली री और री बढ़ जाता है, ठीक है।
अगर हिंदी वर्णमाला में शुद्ध स्वरों की मैं संख्या की बात करूंगा तो 10 बोलेंगे, तो ये आप नोट कर पाएंगे। और अगर हम बोले भैया री को क्यों हटा दिया गया, तो बोलोगे जो री का उच्चारण है वो जिह्वा किससे टच करती है, मूर्धा से टच करती है, जिसकी वजह से री को हम शुद्ध वर्ण नहीं माना जाता है, री को शुद्ध वर्णों में नहीं रखा जाता, शुद्ध स्वरों में नहीं रखा जाता। यहां तक आप बिल्कुल क्लियर कर पाए होंगे बात को, ध्यान से देख लेना, एक बार नोट कर लेना। इतनी बात आप बिल्कुल नोट कर पाएंगे मेरे भाई, इतनी बात आप पूरी तरीके से नोट कर पाएंगे। यहां तक क्लियर है ना? चलो देखते हैं आप स्वर के भेद। अगली हेडिंग बनाएंगे आप स्वरों के भेद, बनाइएगा स्वरों के भेद, स्वरों के भेद। स्वरों के कितने भेद हैं, तो पहले तो एक एक आधार पे हम देखते चलते हैं, क्योंकि पूरा नहीं लिखेंगे है ना, एक एक पॉइंट से लिखते चलते हैं। तो पहले आप क्या करेंगे, स्वरों के भेद में हम लिखते हैं पहले किसके आधार पे भैया, मात्रा, उच्चारण या समय या कालमान के आधार पे लिख सकते हैं आप। मात्रा, मात्रा या इसी को बोलते हैं उच्चारण, है ना, या इसी को बोल देते हो समय, ठीक है। अगर और भी कुछ लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो कालमान के आधार पर, कालमान के आधार पर, ये ले लो। वैसे तो 4 रूपों में बांट के रखे हैं, लेकिन हम इन सबको डिटेल करके पूरी तरीके से पढ़ेंगे, एक एक बात को आराम से पूरी तरीके से पढ़ेंगे। अब ये हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा मेरे भाई। अब स्वरों के भेद में ध्यान से देखना, इनको तो हम बांट लिए, इस किस में बटे हुए, तो 3 रूप में, ह्रस्व में, दीर्घ में और किसमें, प्लुत में। तो याद रखना ये कितने रूपों में बटे हैं, 3 रूपों में। एक रूप कौन सा हो जाएगा भैया, एक तो ह्रस्व स्वर है, एक ह्रस्व स्वर है, ध्यान देना, एक तो ह्रस्व स्वर हो जाएगा। एक स्वर का नाम क्या आता है मेरे भाई, एक दूसरे स्वर का नाम लिख पाएंगे आप, दीर्घ स्वर या बड़ा स्वर इसी को बोल देते हैं, दीर्घ स्वर बोलते हैं इसी को। और एक और स्वर आता है जिस स्वर का नाम कहता है प्लुत स्वर, एक और स्वर नाम आता है प्लुत स्वर, ध्यान देना इस बात को। अब मात्रा के आधार पे जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे, है ना, जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर बोलते हैं। और जिस स्वर के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से ज्यादा या ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगे, तो 1 का 2 गुना 2 हो जाएगा, तो बोलोगे 2 मात्राओं का समय लगता है, वहां पे बोलेंगे भैया दीर्घ स्वर। जबकि प्लुत स्वर जो होते हैं वो ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर से भी ज्यादा समय लेते हैं बोलने में, तो उन्हें हम प्लुत स्वर बोलते हैं। और हिंदी वर्णमाला में प्लुत स्वर का प्रयोग कहीं ज्यादा नहीं करते हैं, है ना, ये संस्कृत में करते हैं, हिंदी वर्णमाला में बस लिख के छोड़ देते हैं, तो इसका प्रयोग कहीं नहीं है ना। तो ध्यान से अगर हम लिखना भी चाहें यहाँ पे ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं, तो लिख सकते हो जिन स्वरों के उच्चारण में, आप यहां पे देख पा रहे होंगे, जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, एक मात्रा का समय, एक मात्रा का समय लगता है, एक मात्रा का समय लगता है, उसे ह्रस्व स्वर बोलते हैं। उसे कौन सा स्वर बोलेंगे मेरे भाई, ह्रस्व स्वर बोलते हैं, उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। अब जैसे हम यहां पे बात करें, जैसे क्या हो जाएगा, तो आपको पता है सर, इन्हीं को हम ऐसे देखो, जैसे में आ लिख सकते हो, ऐसे ई लिख सकते हो, ऐसे ऊ लिख सकते हो, ये बात क्लियर है ना आपको। आ लिख सकते हो, ई लिख सकते हो, ऊ लिख सकते हो, री लिख सकते हो, इन्हीं को मूल स्वर भी नाम दे देते हैं। इन्हीं को क्या नाम देते हैं भैया, मूल स्वर देते हैं। आगे हम पढ़ेंगे मूल स्वर के बारे में फिर से। तो ये तो आप क्लियर हो जाएगा ना, ये देखो क्लियर हो जाएगा ना। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। जबकि अगर हम दीर्घ स्वर की बात करेंगे आपसे, बोलो कि जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से ज्यादा समय या 2 मात्राओं का समय लगता है, यहां पे लिख सकते हैं जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में
जिन स्वरों के उच्चारण में दो मात्राओं का दो मात्राओं का दो मात्राओं का अथवा या ह्रस्व से दोगुना समय लगता है, या ह्रस्व से दोगुना समय लगता है, दोगुना समय लगता है, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं या बड़ा स्वर कहते हैं। उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। उसे कौन सा स्वर कहते हैं? उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। इस बात को बिल्कुल आप देख पाएंगे। अगर हम इसमें आप सेंटेंस कुछ लिखना चाहो, इसमें कौन कौन से वर्ड हो सकते हैं, बोलोगे भैया एक तो बड़ा आ हो जाएगा, एक तो बड़ी ई हो जाएगी, बड़ा ऊ हो जाएगा, है ना, ए हो जाएगा, आई हो जाएगा, ओ हो जाएगा, और कौन हो जाएगा? औ हो जाएगा। इन सबको हम लिख पाएंगे किसके अंतर्गत? बोलोगे सर इन सबको लिख पाएंगे हम दीर्घ स्वर के अंतर्गत। जबकि अगर हमें यहां पे लिखना पड़े प्लुत स्वर के बारे में, ये देखो दीर्घ स्वर हो जाएगा ना, ठीक है। प्लुत स्वर के बारे में लिखना पड़े तो आप क्या लिखोगे? जिन स्वरों के उच्चारण में जिन स्वरों के उच्चारण में जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व व दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, उसे प्लुत स्वर कहते हैं। उसे प्लुत स्वर कहते प्लुत स्वर कहते प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे यहां पे अगर हम आपसे बोलें उदाहरण में, तो इसका एग्जाम्पल हो सकता है, एक वर्ड लिखते हैं ना ओम, ऐसा लिख देते हैं, या ऐसे बना देते हैं लोग, ऐसे भी हो जाता है। यहां पे एक पॉइंट लिख सकते हैं, इस स्वर का हिंदी में प्रयोग नहीं किया जाता है ना, यहां पे लिख सकते हैं आप प्लुत स्वर हिंदी में प्लुत स्वर हिंदी में नहीं प्रयोग किया जाता, नहीं प्रयोग प्लुत स्वर हिंदी में नहीं प्रयोग किया जाता। यहां तक बिल्कुल आप एक एक पॉइंट के बारे में नोट कर लेंगे। किसी को दिक्कत हो तो बताइएगा। यहां तक किसी को दिक्कत हो मेरे भाई तो इसका जरूर जवाब देना कि ये चीज नहीं समझ में आई, ये चीज है ना। तो बिल्कुल आप यहां तक मेरी बातों को पूरी तरीके से समझ पाए होंगे। तो ये किसके आधार पे हो जाएगा? ये मात्रा, उच्चारण या कालमान के आधार पे हो जाएगा, समय के आधार पे हो जाएगा। तो आपको समय या मात्रा के आधार पे कितने रूपों में बांटा गया? तो समय या मात्रा के आधार पे 3 रूपों में बांटा गया है। कौन कौन सा? बोलोगे सर ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में केवल एक मात्रा का समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर बोलते हैं, और जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दोगुना समय लगता है उसे दीर्घ स्वर, है ना, ये 2 मात्राओं का समय लगता है उसे दीर्घ स्वर बोलते हैं। और प्लुत स्वर जो होते हैं वो ह्रस्व और दीर्घ दोनों की तुलना में अधिक समय लेते हैं बोलने में, इस वजह से उन्हें हम प्लुत स्वर बोलते हैं। और जो प्लुत स्वर होते हैं उसे हिंदी वर्णमाला में हम प्रयोग नहीं करते हैं, या हिंदी भाषा में उसका हम प्रयोग नहीं करते हैं। उसका जो हम प्रयोग करते भी हैं तो संस्कृत की भाषा में करते हैं, बस हम कालमान के आधार पर 3 रूप में लिखने के लिए लिख लेते हैं। ठीक है मेरे भाई। आगे मेरे भाई यहां से देखो, ये तो बात आपको क्लियर हो तो मैं आगे बढ़ूं, एक बार ध्यान से देखना और उसके बाद बताना ये बात क्लियर है तो आगे बढ़ चले। हम आगे हम लिखेंगे इसमें, अब देखना रचना के आधार पे लिख लेंगे, है ना। किसके आधार पे करेंगे? अब एक और लिखना है पॉइंट, रचना के आधार पे। ध्यान से एक बात देखना, इसी रचना के आधार पे पूरा कर लेंगे। ध्यान से देखना, रचना के आधार पर। किसके आधार पे? रचना के आधार पर। रचना के आधार पे स्वरों में भेद, आधार पर स्वरों के भेद,
अब ध्यान से देखना, रचना के आधार पे स्वर के कितने रूप हो जाते हैं, दो रूप मिलेंगे। रचना के आधार पे कितने मिल जाएंगे भैया, दो रूप मिलेंगे। एक तो मूल स्वर मिलता है और एक संधि स्वर मिलता है। एक तो कौन सा हो जाएगा, एक तो मेरे भाई मूल स्वर, एक कौन सा हो जाएगा मूल स्वर, और एक और कौन सा स्वर होता है मेरे भाई, एक और स्वर होता है जिसका नाम है संधि स्वर। एक तो मूल स्वर हो जाएगा और दूसरा कौन सा स्वर है, दूसरा हो जाएगा संधि स्वर। ध्यान से देखना, अगर हम इसी मूल स्वर की अगर बात करेंगे, ध्यान से देखना मेरे भाई, मूल स्वर का अन्य नाम, इसी का देखो, इसी स्वर का अन्य नाम क्या क्या हो जाता है, इसी को मूल स्वर को अन्य नाम देते हैं। वो एक तो रूढ़ स्वर कहते हैं, रूढ़ स्वर है ना, या इसी को प्राकृतिक स्वर बोलते हैं, इसी को प्राकृतिक स्वर भी बोल देते हैं, इसी को नैसर्गिक स्वर भी बोलते हैं। क्या नाम देते हैं, इसी को नैसर्गिक स्वर भी नाम देते हैं। बिल्कुल देख पाएंगे आप, रूढ़ स्वर बोलते हैं, प्राकृतिक स्वर बोलते हैं, है ना, नैसर्गिक स्वर बोलते हैं, और एक और जड़ स्वर भी बोल देते हैं। इसी को क्या नाम देते हैं मेरे भाई, जड़ स्वर भी देते हैं। एक और याद रखना, बीजाक्षर भी देते हैं। क्या, बीजाक्षर। इनके सब अलग अलग नाम हैं, देखिए सब एक ही है, ये बीजाक्षर स्वर भी इन्हीं को बोलते हैं, इनके अन्य नाम हो जाते हैं। अगर हम बोले भैया इसकी अगर हम एक पॉइंट्स लिखना चाहें तो बोलोगे ये स्वतंत्र रूप के होते हैं, ये स्वतंत्र रूप में होते हैं। ये ऐसे स्वर है मूल स्वर जो पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं। बकिया जो संधि स्वर होते हैं ये मूल स्वरों के सहयोग से बनते हैं और ये पूरी तरीके से स्वतंत्र होते हैं। लिख सकते हैं ये स्वर पूरी तरह से, ये स्वर पूरी तरह से स्वतंत्र होते हैं, ये स्वर पूरी तरीके से स्वतंत्र होते हैं, है ना। ये स्वर क्या होते हैं मेरे भाई, पूरी तरीके से स्वतंत्र होते हैं, इसमें किसी भी अन्य स्वर का योग नहीं होता है ना। इस बात को आप लिख सकते हैं, इन स्वरों में किसी अन्य स्वर का योग नहीं होते हैं, है ना। इन स्वरों में किसी भी प्रकार के, इन स्वरों में किसी अन्य स्वर का योग नहीं होता है, किसी अन्य स्वर का योग नहीं होता है। जबकि जो हम अभी पढ़ेंगे यहाँ पे संधि स्वर, इसमें क्या होता है, मूल स्वरों का योग हो जाता है। अगर इसमें हम, है ना, ये चीज क्लियर हो जाएगी। मूल स्वर की बात ये हो गई। अगर मैं यहाँ से आपको संधि स्वर की मैं बात करूंगा, ध्यान से देखना कि जो संधि स्वर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो पहली बात याद रखें, जो संधि स्वर होता है भैया, संधि स्वर को हम गुरु या दीर्घ स्वर बोल देते हैं। इसी को हम देखो गुरु नाम देते हैं, या इसी को हम क्या देते हैं, दीर्घ दे देते हैं, है ना। अगर मैं इसके सिंबल की बात करूंगा तो सर देखो ऐसे लिखा होता है, ये गुरु का सिंबल हो जाता है, तो आपको कुछ याद हो रहा होगा, है ना। इनकी बात क्या हो जाती है, इनके बारे में लिख लेंगे तो बोलेंगे जो स्वर, है ना, देखो ध्यान से, जो स्वर स्वरों के मेल से बने होते हैं, माने ऐसे स्वर जो स्वर के ही से, देखो स्वर के मेल से ही बनते हैं, उसे हम संधि स्वर कहते हैं। जैसे अगर हम इसमें अगर हम आपसे बात करें समझने के लिए, तो बोलोगे आ के बाद एक और आ मिला दो, अगर इन दोनों आ को मिलाते हैं तो क्या बनता है, बोलोगे बड़ा आ बनता है। तो ये चीज क्या हुआ, बोलोगे सर ये संधि स्वर है। तो जो स्वरों के मेल से, माने जब दो स्वर मिलने के बाद एक दूसरे या एक नए स्वर का निर्माण होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, संधि स्वर बोलते हैं। जो स्वर स्वरों के मेल से बनते हैं, है ना, यहां पे लिख पाएंगे जो स्वर स्वरों के मेल से बने होते हैं, जो स्वर यहां पे लिखो स्वरों के मेल से, स्वरों के मेल से बने होते हैं, स्वरों के मेल से बने होते हैं, उन्हें संधि स्वर कहते हैं। उन्हें कौन सा स्वर कहते हैं, उन्हें संधि स्वर। याद कर पाएंगे, उन्हें संधि स्वर कहते हैं। ठीक है, यहां तक उन्हें कौन सा स्वर कहते हैं, उन्हें संधि स्वर कहते हैं। अच्छा, अब संधि स्वर में कौन कौन से हो जाएंगे, जिसको आप बिल्कुल बना सकते हैं मेरे भाई, इसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे आ को हमने आ से मिलाया तो आप बोलोगे क्या बन जाएगा, सॉरी, अगर आ को हमने आ से मिलाया तो क्या बन जाएगा, स्वर बड़ा आ बन जाएगा। ठीक है,
ऐसे हम ई को ई से मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? बोलोगे सर छोटी ई को छोटी ई से मिलाओगे तो बड़ी ई बन जाएगा। ठीक इसी प्रकार से छोटा ऊ से छोटा ओ मिलाएंगे तो क्या बनेगा? तो बोलोगे सर ये बड़ा ओ बन जाएगा। यहां तक बात क्लियर है ना? अब ध्यान से एक बात और ध्यान देना, अब इन्हीं में से इस एक आ से और ई को मिला दो। ध्यान देना मेरे भाई, अगर आ को हम ई से मिला देते हैं तो क्या बन जाएगा? तो बोलोगे आ और ई को मिलाने के बाद ए बनता है, और इसी आ को इस ए से मिला दें, इस ए से मिला दें तो सर ये ए बन जाएगा, है ना, ऐनक वाला। और ये इसी आ को ऊ से मिला देते हैं तो क्या बन जाएगा? बोलोगे सर ये ओ बन जाएगा, और इसी आ को ओ से मिला दोगे तो सर औ बन जाएगा, औरत वाला, है ना। ये औ से औरत बन जाएगा, ये औ बन जाएगा। यहां तक आप बिल्कुल क्लियर कर पाए होंगे। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, ये तो मूल स्वर हो गए, बिल्कुल मूल स्वर को क्या रखते हैं भैया? मूल स्वर अगर लिखना चाहते हो मूल स्वर कौन कौन से थे इसमें लिख सकते हो सर? एक मूल स्वर आ हो जाएगा, एक मूल स्वर ई हो जाएगा, और एक देखो ऊ लिख सकते हो आप, और यहाँ पे री। इस मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है? मूल स्वरों की संख्या 4 हो जाएगी, जबकि संधि स्वर या दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है? 7 हो जाएगी। ठीक है, यहां तक किसी प्रकार की दुख दर्द समस्या नहीं ना किसी को? यहां तक किसी को दुख दर्द समस्या नहीं होनी चाहिए भैया, यहां तक बिल्कुल आराम से कर लिए होंगे। अब हम आगे बढ़ेंगे, आगे क्या बढ़ेंगे? संधि स्वर के भेद पढ़ेंगे। अब जब संधि स्वर के भेद पढ़ेंगे, संधि स्वर को 2 भागों में बांट के रखा गया है। संधि स्वरों को 2 भागों में बांट के रखा गया, एक सजाती स्वर रखा गया है और एक विजाती स्वर रखा गया है। सजाती स्वरों में देखो इन्हीं को बांट के रखा जाएगा, आ को मिला के बनाया है सजाती स्वर में, ई से, ऊ से। जबकि बीजाती स्वर देखो 2 अलग अलग स्वरों को जब मिला के बनाया जाता है तो वो बीजाती स्वर में कन्वर्ट होंगे। इनको हम बांटेंगे संधि स्वर को। एक नया पॉइंट, एक नया पेज ऐड करते हैं हम, और ध्यान से देखते हैं क्या लिखेंगे? संधि स्वर के भेद। एक और पॉइंट बनाएंगे आप, संधि स्वर के भेद, संधि स्वर के भेद। और अब जो संधि स्वर के भेद है इसको कितने भागों में बांटा गया है? तो बोलोगे सर संधि स्वर के 2 भेद हैं। एक भेद का नाम क्या बोलोगे? सर एक भेद का नाम आता है सजाती, एक तो लिखते हैं सजाती संधि स्वर, एक सजाती संधि स्वर, ठीक है। और एक क्या लिखोगे? एक विजाती संधि स्वर। एक सजाती संधि स्वर हो जाएगा और एक विजाती संधि स्वर हो जाएगा। आप बिल्कुल आराम से लिख ले जाएंगे इस बात को, एक सजाती संधि स्वर और एक विजाती संधि स्वर, ठीक है। एक सजाती संधि स्वर और एक कौन सा? विजाती संधि स्वर। जब मेरे भाई एक समान स्वरों को एक समान स्वर जाति के मेल से बनते हैं, ये देखो याद रखना, जो एक समान स्वर जाति, है ना, जब आ और आ, है ना, जैसे स्वर जाति के मेल से बने स्वर, जो एक समान स्वर जाति के मेल से, स्वर जाति के मेल से बनते हैं, उन्हें हम क्या बोलेंगे? उन्हें हम सजाती स्वर बोलेंगे। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे, जैसे देखो ध्यान से, आ में हम आ मिला दिया, और जाओ आ और आ में हमने मिलाया तो ये क्या बना भैया? बड़ा। तो देखो एक समान जाति के सेम सेम हो जाएंगे। ऐसे अगर हम बोले ई में एक और ई को मिला दें, देखो ये देखो दोनों समान एक जैसी जातियां के हैं, ये बनाया। और ठीक इसी प्रकार से हमने ऊ में ऊ मिला दिया, छोटा ऊ में छोटा ऊ मिलाया, ये भी किस में कन्वर्ट हुआ? बड़ा ऊ में। जबकि ये दोनों जातियां जो इसकी मिली है, देखो कैसी जातियां? समान जातियां हैं। जबकि देखो यहाँ पे बीजाती में क्या होगा कि जो 2 अलग अलग स्वरों से बने होते हैं, बीजाती में क्या लिखेंगे? जो 2 अलग अलग स्वरों से बने होते हैं, जो 2 अलग अलग स्वरों से बने होते हैं उन्हें क्या नाम देंगे? बोलोगे सर उन्हें हम बीजाती स्वर देंगे। और बीजाती स्वर में क्या क्या हो जाएगा? बोलोगे सर एक तो आ ले लो आप, और एक आ में एक ई जोड़ देते हैं, तो देखो दोनों अलग अलग हैं, इनके मिलने के बाद किसका निर्माण हो जाएगा? ए का, ठीक है। और इसी एक आ को अगर हम ए में जोड़ देते हैं, ध्यान से देखना मेरे भाई, अगर ये इसको हम ए में जोड़ देते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? तो बोलोगे सर ये ए में कन्वर्ट हो जाएगा। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ए में।
और इसी आ को अगर हम ओ में कन्वर्ट करते, सॉरी ओ में, ये किस में हो जाएगा? तो बोलोगे सर ये ओ में हो जाएगा। और इसी आ को अगर हम ओ में कन्वर्ट कर, देखो ओ में जोड़ देते हैं, ओ से मेल करवा देते हैं, ये किस में बदल जाएगा? औ में बदल जाएगा। तो इस प्रकार के जो स्वर आपको दिख रहे हैं ये चार, इन चारों स्वरों को हम क्या, देखो ये जो चार स्वर आपको दिख रहे हैं इन्हें बीजाती स्वर बोलते हैं। और ये जो चार स्वर आपको दिख रहे हैं, ध्यान से देखना मेरे भाई, ये जो चार स्वर आपको दिखते हैं इसे कौन सा स्वर बोलते हैं? इन्हें बोलोगे भैया ये सजाती स्वर हैं। जबकि ये जो चार स्वर हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे? सर इन्हें हम विजाती स्वर बोलेंगे। तो आपसे पूछेगा सजाती स्वरों की संख्या कितनी, तो बोलोगे सर सजाती स्वरों की संख्या जो वो 3 है। जबकि विजाती स्वरों की संख्या आपसे पूछेगा तो विजाती स्वरों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। यहां तक आप बिल्कुल समझ पाए होंगे मेरी बात को, है ना? अगर और भी मैं बांट दूं भैया, बीजाती स्वर को भी बांटा जाए तो बीजाती स्वर भी दो रूप में बढ़ जाता है, एक गुण स्वर में बढ़ता है और एक वृद्धि स्वर में, है ना? बीजाती स्वर में एक गुण स्वर में, एक वृद्धि स्वर में। गुण स्वर कौन? तो एक तो ये और एक ये गुण स्वर है, जबकि ये वाला और ये वाला कौन सा? वृद्धि स्वर है। इसको भी छोटा सा है, इसको भी एक पॉइंट कंप्लीट कर लेते हैं, बहुत छोटी सी टॉपिक है, मैक्सिमम 5 मिनट में ये कवर हो जाएगा, है ना? क्या लिखते हैं? बीजाती स्वर के भेद। ये देखो हो जाएगा विजाती स्वर के भेद या विजाती स्वरों के भेद। अब बीजाती स्वर के कितने भेद भैया? तो बोलेंगे सर बीजाती स्वर के जो भेद हैं वो कितने हैं? तो बोलेंगे बीजाती स्वरों के जो भेद हैं वो 2 हैं। एक तो भैया कौन सा? गुण, देखो एक गुण स्वर हो जाएगा, एक कौन सा स्वर? एक गुण स्वर हो जाएगा। और एक कौन सा स्वर होएगा? बोलोगे एक वृद्धि स्वर होगा। एक गुण स्वर होगा और एक वृद्धि स्वर हो जाएगा। अब ध्यान से देखना, जो गुण स्वर उसमें किसका किसका योग होगा? तो सर बोलेंगे जो गुण स्वर होते हैं वो आ और ई मिला के ए बन गया, है ना मेरे भाई? और आ और ओ मिलने के बाद किसका निर्माण हो जाएगा? तो ओ का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से यहां पे आएंगे तो बोलोगे सर आ और ए मिलने के बाद किसका निर्माण हो जाएगा? ए का। वृद्धि दिख रहा, बड़ा हो जाए। और आ को किसको मिला दो? आ को ओ से मिला दो, ये किस में बदल जाएगा? तो बोलोगे सर ये औ में बदल जाएगा। ये एक रूप हो गए बीजाती स्वरों के, तो गुण स्वर और वृद्धि स्वर। एक छोटी सी और टॉपिक हम देख लेंगे जिह्वा के आधार पे। जिह्वा के आधार पे स्वरों को कितने भागों में बांटा गया? तो मेरे भाई जिह्वा के आधार पे स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? एक तो अग्र स्वर होता है, एक मध्य स्वर होता है, एक पश्च स्वर होता है। बस 2 मिनट और लगेंगे, वो कंप्लीट कर लेते हैं हम। छोटी सी टॉपिक हो जाएगी, ध्यान से देखना, इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं भाई। यहां पे एक छोटी सी टॉपिक बनाएंगे, क्या हो जाएगा? जिह्वा के आधार पे स्वरों के भेद लिख पाएंगे। जिह्वा के आधार पे या जीभ के आधार पर, जीभ के आधार पर स्वरों के भेद। जीभ के आधार पे स्वरों के कितने भेद हैं? तो मेरे भाई स्वरों के 3 भेद हो जाते हैं। कौन कौन से स्वर लिख पाएंगे आप? तो लिखेंगे जिह्वा के आधार पे 3 स्वर होते हैं। कौन कौन से? एक तो मेरे भाई अग्र स्वर होगा, जीभ के जब अगले हिस्से से जो वर्ड बोले जाते हैं उसे अग्र स्वर बोलते हैं। और जीभ के जो मध्य हिस्से से बोले जाएंगे या मध्य भाग से बोले जाएंगे उसे मध्य स्वर बोलते हैं। और जीभ के जो एकदम पिछले हिस्से से बोले जाते हैं उसे हम पश्च स्वर बोलते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं भैया? उसे हम पश्च स्वर बोलते हैं। और जो पश्च स्वर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, इन्हीं के बारे में लिख लेंगे पहले। पश्च स्वर जो होते हैं, एक तो बड़ा आ होता है, पश्च स्वर में एक बड़ा आ होता है, एक छोटा ऊ होता है, एक बड़ा ऊ होता है, एक ओ हो जाता है, ये याद रखना, और एक औ हो जाएगा। एक और बात याद रखना, डॉक्टर आई इसको बोल देते हैं। ये इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? जैसे हम इसे आगत भी बोल देते हैं, जैसे कॉलेज में इसका यूज कर लेते हैं हम, है ना? कॉलेज में इसका यूज करते हैं। इसका यूज हम ऑफिस में कर देते हैं, सॉरी इसका यूज हम कहाँ कर लेते हैं? ऑफिस में यूज कर लेते हैं, है ना? इसका ये देखो हो जाएगा। ये वाला भी किस में आता है? बोलोगे पश्च स्वर में आएगा। अगर मध्य स्वर की मैं बात करूंगा तो मध्य भाग से जो बोले जाते हैं बस एक ही वर्ड बोला जाता है, वो कौन सा है? तो वो छोटा आ हो जाएगा। जबकि अग्र भाग से कौन कौन से बोले जाते हैं मेरे भाई? एक तो ई होता है,
एक बड़ी ई हो जाएगा, एक ए हो जाएगा और एक कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये इतनी बातें आज हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब ध्यान से सुनना, इस आगत स्वर के बारे में भी आप जानते हैं। इस आगत स्वर में बस एक ही बात याद रखना, ये इस तरह से डॉक्टर आप बोलते हैं या डॉक्टर जो लगाते हैं उसके ऊपर बिंदु लगा देते हैं, है ना। इस चीज को ध्यान से देखना कि अच्छा ये आगत स्वर कहाँ पे यूज किया था, अंग्रेजी भाषा में यूज किया था, हिंदी में इसका प्रयोग नहीं है। तो यहां तक आप कंप्लीट कर पाएंगे। विजातीय स्वर को गुण स्वर, वृद्धि स्वर में बदला, और जीभ के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांट के रखा, जीभ के आधार पर स्वरों को, है ना, 3 भागों में बांट के रखा है। एक तो बांट के रखा भैया मध्य स्वर, एक अग्र स्वर, एक पश्च स्वर। अग्र स्वर की बात करेंगे तो बोलोगे सर ई और ए हो जाएगा अग्र स्वर। मध्य स्वर में बिल्कुल आ छोटा वाला रखना, और पश्च स्वर में भैया बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ, ये हो जाएंगे। इस प्रकार से आपके स्वरों के वर्गीकरण आज हमने कंप्लीट कर लिया। अब अगली जो हमारी क्लास होगी वो पूरी तरीके से व्यंजन पे आएगी। तब तक के लिए भैया आप इन चीजों को एक बार 2 बार रिपीट करिएगा। यदि आप पिछली क्लास हमारी नहीं देखे हैं, पिछली वीडियो आप नहीं कंप्लीट किए हैं, तो उस वीडियो को पहले आप कंप्लीट करिएगा। तो उससे जब आप पहला वीडियो कंप्लीट कर लेंगे तो उसको कंप्लीट करने के बाद इस पे आएंगे तो और भी बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा। तो ठीक है, आज बस हम इतनी बड़ी क्लास रखेंगे। अगली क्लास अब आपसे अगले दिन मिलेगी। तब तक के लिए सभी बच्चों को धन्यवाद, है ना, जो अभी तक जुड़े रहे यहाँ तक हमारे साथ। ठीक है भैया।